स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। जी हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री आपके बीएससी के सिलेबस में जब आप आईआईटी जैम का पेपर देते हो तब, जब आप सीयूईटी पीजी का पेपर देते हो तब, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री। दोस्तों, थर्मोकेमिस्ट्री की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो थर्मोकेमिस्ट्री आपका थर्मोडायनेमिक्स का कहिए या फिर केमिस्ट्री का कहिए, वो ब्रांच है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी या हीट के चेंजेस होते हैं उनसे डील जो करने वाली ब्रांच है, उसे क्या कहा जाता है? थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितने भी हीट चेंजेस होते हैं, हीट ली जाती है या हीट दी जाती है, उस चेंजेस से डील करने वाली जो ब्रांच है वो आपकी क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री है दोस्तों। ठीक है, अब आपके सामने लिखा हुआ है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ऊपर लिखा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस टेक्स प्लेस इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। और हीट चेंजेस किसमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंजेस होते हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा। नीचे आपके लिखा हुआ है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखिए दोस्तों, थर्मोकेमिकल इक्वेशन आज मैं आपको इस क्लास में बेसिक टर्म समझाने वाला हूं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, नाम से लग रहा होगा इक्वेशन कोई होती होगी, लेकिन ये इक्वेशन नहीं होती। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन दोस्तों, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या लिखा गया हो? सारे के सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखे गए हों और उनकी फेज भी लिखी गई हो। मान लीजिए हाइड्रोजन है तो उसके साथ में गैस लिखा हुआ हो, अगर वाटर है तो उसके साथ में लिक्विड लिखा गया हो, अगर आपके पास कार्बन है तो उसके साइड में क्या लिखा गया हो? सॉलिड लिखा गया हो। तो दोस्तों, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट या फेज लिखी गई हो और साथ के साथ उसमें जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है वो भी लिखी गई हो, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, ए केमिकल रिएक्शन विच टेल्स अबाउट, ध्यान से देखिए, यहां पर इक्वेशन है पर ये इक्वेशन नहीं होती है, क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है दोस्तों। which tells about the amount of heat absorb or evolve during the reaction is called thermochemical equation। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फेज का पता चलता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेज में है या सॉलिड में है या फिर लिक्विड फेज में है। हमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में भी पता चलता है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको जब आप कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको उस इक्वेशन में ये भी मेंशन करना होगा कि वो ग्रेफाइट है, या आप लिखोगे यहाँ पर लिखोगे कार्बन और यहाँ पर सॉलिड। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा ये ग्रेफाइट है या फिर ये क्या है, या फिर ये डायमंड है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्या लिखनी होंगी? मेंशन करनी होंगी। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये भी बताता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब या फिर क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो यहां पर लिखा गया है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है दोस्तों, हमें एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में बताती है, अगर किसी की है तो बता देगी, नहीं है तो कहां से बता देगी। उसके बाद हीट एब्जॉर्ब और रिलीज भी बता देती है। कौन? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसा कि नीचे केमिकल रिएक्शन दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन दी हुई है, हाइड्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है और वो क्या बना रही है? H2O लिक्विड। ध्यान से देखिए भाई, यहां पर है आपके पास हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर देखो फेज लिखी गई है सबकी, सही है। उसके बाद हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब भी लिखी गई है। अब अगर प्रोडक्ट की साइड में हीट लिखी गई है प्लस में तो हीट रिलीज हुई है, अगर रिएक्टेंट की साइड लिखी जाती है तो क्या हुई होगी? हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, और मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं दोस्तों, हाइड्रोजन यहां पर गैस लिख देंगे, यहां पर 1/2 O2 यहां पर भी गैस लिख देंगे, और यहां पर क्या लिख दूंगा? यहां पर लिख दूंगा H2O लिक्विड, और डेल्टा एच क्या लिखूंगा भाई? ये लिखूंगा -285.8 किलोजूल पर मोल। समझ में आ रहा होगा। या तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, दोनों बातें क्या हैं? सेम हैं दोस्तों। समझ में तो आपको आ रहा होगा।
ठीक है। अब यहां पर एलोट्रोपिक फॉर्म थी नहीं, इसलिए एलोट्रोपिक फॉर्म को हमने लिखा नहीं है। अगर यहीं पर कहीं कार्बन लिखा होता तो मुझे लिखना पड़ता वो ग्रेफाइट है या क्या है, डायमंड है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने लिखा गया है एंथैल्पी। आपके सामने लिखा गया है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। एंथैल्पी होती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है जिसको वो हीट की फॉर्म में एक्सचेंज कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, एंथैल्पी कहा जाता है दोस्तों। और एंथैल्पी होती क्या आपके पास, U प्लस PV, या फिर Q इज इक्वल टू एंथैल्पी वो हीट है किसी भी सिस्टम के पास जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अवेलेबल है, उसे भी क्या कहा जाता है, एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, या तो कहिए टोटल हीट कंटेंट, या फिर आप कहिए वो हीट जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सिस्टम क्या कर सकता है, सिस्टम के पास साथ सिस्टम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं दोस्तों। ये आपके पास क्या होती है, Q इज इक्वल टू U प्लस PV, और बाद में इसी Q को किससे रिप्लेस कर देते हैं भाई, H से रिप्लेस कर देते हैं। यहां से क्या आता है, Q इज इक्वल टू H इज इक्वल टू U प्लस में क्या लिखते हैं, PV लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या है आपका हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या होगा भाई, यहां पर लिखा जाएगा डेल्टा H बराबर Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर क्या है दोस्तों, कांस्टेंट रहा है। प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो यहां पर हमने बात करी किसी सिस्टम की एंथैल्पी और उसके एंथैल्पी चेंज की। मतलब एक सिस्टम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर सराउंडिंग के साथ कैसे हीट एक्सचेंज करता है, कितना हीट कंटेंट एक्सचेंज कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कह लेते हैं। जो एक्सचेंज होगा वो क्या हो जाता है, फिर आपका एंथैल्पी चेंज हो जाता है। समझ में आया, कितनी अवेलेबल है किसी के पास, वो तो उसका हीट कंटेंट, एक्सचेंज कितना हो रहा है वो आपका क्या है दोस्तों, एंथैल्पी का चेंज होता है। सही है। अब हम यहां थर्मोकेमिस्ट्री में किसी सिस्टम को क्या कहते हैं, आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है दोस्तों। अब केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहां पर लिखा गया है एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज द डिफरेंस ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रोवाइडेड दैट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेटेड। ध्यान रहे ये बात कि भाई ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो होती है, लेकिन जब मैं यहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख रहा हूं तो पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट। दोस्तों आपके पास जैसे मैंने पीछे उदाहरण लिखा है, एग्जांपल लिखा है, H2 प्लस O2 से H2O बना दिया। अब मैं क्या कहूंगा, अब इसकी कोई ना कोई एंथैल्पी होगी, इसकी भी कोई ना कोई एंथैल्पी होगी। अब जब ये प्रेजेंट थे तब कितनी एंथैल्पी थी, वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब ये नहीं रहेंगे, केवल यही रहेगा, तब जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगी दोस्तों। और जब ये नहीं रहेंगे तब जो एंथैल्पी होगी उसको घटाएंगे किस में से, जब ये रहे होंगे, ये नहीं रहा होगा उसमें से। तो यहां पर क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हम ये नहीं कह सकते रिएक्शन में किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या मेजर कर लीजिए, दोनों का एंथैल्पी चेंज बता लीजिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमें क्या करना होगा, जब रिएक्टेंट प्रेजेंट हो गए तब एंथैल्पी की वैल्यू बतानी होगी, और जब सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे तब क्या बतानी होगी, एंथैल्पी की वैल्यू बतानी होगी। और प्रोडक्ट वाली में से रिएक्टेंट की घटा देनी है, क्या आ जाएगा आपके पास, एंथैल्पी चेंज आ जाएगा दोस्तों। सही है। तो यहां पर मेंशन भी करता है वो, पहली बात तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर लिखा गया है एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पीज का जो डिफरेंस है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या कर जाने चाहिए, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाने चाहिए। मैंने आपको जैसा बताया भी है वैसा ही यहाँ पर लिखा भी गया है। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, मतलब 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर अगर वो रिएक्शन हो रही है तो उस टाइम जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। दोस्तों फिर से रिपीट करता हूं, 298.15 केल्विन के ऊपर
जब कोई रिएक्शन होगी और प्रेशर 1 atm रहेगा, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन भाई? रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, मतलब 298.15 केल्विन और 1 atm का प्रेशर। इस टाइम के ऊपर, इस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगी उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, जैसा कि यहां पर लिखा भी गया है। हाँ, इसका मतलब आपको यह नहीं समझना है कि रिएक्शन जो है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना रहेगा, नहीं, जिस टेम्परेचर पर हो रही है ना वो ये टेम्परेचर है। ठीक है, समझ में आया होगा। और ये जो कंडीशन है किसकी? 1 atm प्रेशर की। ये जो कंडीशंस है दोस्तों किसकी? 1 atm प्रेशर की। देखिए दोस्तों, ये रही 1 atm प्रेशर और 298.15 केल्विन टेम्परेचर। ये क्या है भाई आपकी? ये आपकी स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशंस हैं। दीज आर कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आ रहा होगा शायद आपको, है ना भाई। अब यहां पर एक मुख्य बात कही गई है, जब कोई एलिमेंट, जैसे कि आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जब कोई एलिमेंट उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, उसका एंथैल्पी ऑफ, उसकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या ली जाएगी? 0 ली जाएगी। कौन सी एंथैल्पी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या ली जाएगी? 0 ली जाएगी। जब कोई एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? जब वो एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? उसकी स्टैंडर्ड या फिर उसकी एलिमेंटल फॉर्म या फिर कहिए उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा, तो उस टाइम उसकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या ली जाएगी? 0 ली जाएगी। जैसे आपका हाइड्रोजन है, वो गैसीय स्टेट में होता है, तो हाइड्रोजन का जो एंथैल्पी है, हाइड्रोजन की जो एंथैल्पी है, अगर आप बात करते हो 1 atm के ऊपर और 298.15 केल्विन के ऊपर, हाइड्रोजन गैस की जो एंथैल्पी है वो 0 ली जाएगी। मैं यहाँ एंथैल्पी चेंज नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन गैस की एंथैल्पी को 0 लिया जाएगा। जैसे आपके पास ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन आपके पास क्या होता है? लिक्विड। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि भाई जो ब्रोमीन है जब वो लिक्विड स्टेट में है, ध्यान से सुनिए, उसकी स्टेट लिक्विड है, टेम्परेचर उसका 298.15 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, तो उस टाइम ब्रोमीन की जो एंथैल्पी होगी वो 0 होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलता हूं मैं। उसके बाद इसी तरीके से अगर आयोडीन जो सॉलिड होता है, मतलब I2 की एंथैल्पी, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, I2 जब आपका सॉलिड स्टेट में होगा और यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर आपका रहा होगा 298.15 केल्विन और प्रेशर क्या रहा होगा आपका? 1 atm। इन हालात या फिर इन कंडीशंस के ऊपर एंथैल्पी ऑफ I2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ I2 क्या होगी? 0 होगी दोस्तों। I2 की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो क्या होगी दोस्तों? 0 होगी। इसी तरीके से ब्रोमीन की बात करूंगा तो ब्रोमीन जब लिक्विड स्टेट में होगा और टेम्परेचर प्रेशर की ये कंडीशन होंगी, तो उस टाइम उसकी जो एंथैल्पी है वो भी क्या होगी? 0 ही होगी दोस्तों, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बार बार एंथैल्पी की चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? सवाल उठता है, सर आपने इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं लिया, आपने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्यों नहीं लिया, या फिर आपने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज क्यों नहीं लिया? दोस्तों, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं वो हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही करवाते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही करवाते हैं, या फिर आप कहिए हम ओपन वेसल्स के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, और वो क्या होती हैं? कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हीट चेंजेस होते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एंथैल्पी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए क्या बोला मैंने? इसीलिए मैंने कहा कि भाई हम किसकी बात करेंगे? हम एंथैल्पी की चर्चा करेंगे, हम इंटरनल एनर्जी की चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो खुली, ऊपर से जो बर्तन या फिर जो वेसल, जो कंटेनर होता है वो खुला होता है, और जो प्रोसेस हो रही होती है वो 1 atm प्रेशर पर हो रही होती है। और जब ऐसा हो रहा होता है तो कांस्टेंट प्रेशर के दौरान जो हीट का एक्सचेंज होता है उसे एंथैल्पी कहा जाता है। इसीलिए सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है वो कौन सा है? एंथैल्पी चेंज है। इसीलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एंथैल्पी चेंज है। और हम किस फॉर्म में बात करते हैं? एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में जो है वो बात कर। देयरफॉर द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज। किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हुई हो या एब्जॉर्ब हुई हो, वो हमेशा ही एंथैल्पी चेंज की टर्म्स में लिखी जाती है। वो इंटरनल एनर्जी चेंज या फिर
फ्री एनर्जी चेंज की फॉर्म में लिखी नहीं जाती। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। दोस्तों एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हुई हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सिस्टम सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगा, सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, केमिकल रिएक्शन सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगी, ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब सिस्टम हीट दे रहा है। अब जब सिस्टम हीट दे रहा होगा तो जो हीट ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो भी नेगेटिव ही रहता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डेल्टा H बराबर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर क्या रहा होगा? यहां पर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या रहा होगा? आपका नेगेटिव ही रहा होगा, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस वाया इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें हीट निकलती हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट सिस्टम से कहां जा रही हो? सराउंडिंग में जा रही हो। अब सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है तो क्या लेना है आपको? नेगेटिव लेना है। ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। डेल्टा H आपके सामने लिखा गया है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से जो एनर्जी चेंज है वो भी क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब समझ आता है, समझदार हूं मैं, आप भी समझदार हैं। यहां से क्या पता चलता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की घटाई तो नेगेटिव आया, मतलब बड़ा कौन रहा होगा? भाई प्रोडक्ट की एनर्जी कम रही होगी, किससे? रिएक्टेंट से। तभी ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा नहीं बनेगा। नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, CH4 का कंबस्शन करवाया गया है। इसके बारे में भी मैं अगली क्लास में बात करूंगा। कंबस्शन और फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। न्यूमेरिकल के साथ बात करेंगे, क्वेश्चंस के साथ बात करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, CH4 प्लस 2O2 CO2 बनता है, और यहाँ पर 2H2O, और डेल्टा H क्या दिया गया है? नेगेटिव में दिया गया है। मतलब ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला कौन सा आता है? अगला आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें जो हीट है वो सराउंडिंग सिस्टम को देता है, मतलब सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम लेता है। जिनमें सिस्टम लेता है उसमें Q को पॉजिटिव लिखा जाता है। अब सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर ले रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो एंथैल्पी का चेंज है या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ली जाती है उसे एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे भाई सिस्टम तो सराउंडिंग सिस्टम को ट्रांसफर कर रहा है क्या? हीट। और रिएक्शन को क्या नाम देंगे? एंडोथर्मिक। डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब डेल्टा H बराबर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज पॉजिटिव। एनर्जी का चेंज भी ऐसे ही, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज पॉजिटिव। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है? दिस इंप्लाइज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अरे कॉमन सेंस है भाई। अगर रिएक्शन में सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दी है, एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो कम रही होगी, बाहर से एनर्जी आई, प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, तो ऐसे केस में क्या रहेगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं पूछता, डेफिनेशंस ही आपसे पूछी जाती हैं, या फिर कोई जनरल सवाल इनके ऊपर डिपेंड करता हुआ पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। H2 गैस प्लस I2 गैस से क्या बना रहा है? 2HI बना रहा है, और एंथैल्पी चेंज कितना है? 52.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।